सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई अनमोल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने दो वीडियोस पिछली बार देखी होंगी जो कि मैंने अपलोड की थी कि उसमें मैंने 20 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको बता दिया है। तो हम आज नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बची हुई हैं। नेक्स्ट 10 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली क्या है? 21 वाली गुड्स। गुड्स क्या होता है? एक सामान। आपको जैसे बताया था ना कि शॉपकीपर पे आप गए या आप शॉपकीपर हो, आपने सामान मंगाया अपने, क्योंकि आपने भाई शॉपकीपर क्या करता है भाई, टू का सामान बेचता है, जो कि गुड्स सामान बेचता है। गुड्स मीन सामान। इसमें मैंने क्या लिखा कि दीज आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ द ट्रेड दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द सेल। ऐसी वस्तु जो कि आपका उद्देश्य क्या, आपका पर्पस क्या है, उसको बेचने के पर्पज से आपने खरीदी है, उसे क्या बोला जाता है? गुड्स। क्या बोला मैंने कि आपने, जैसे मैंने सप्लायर से सामान मंगाया, गुड्स मंगाई, आपने वो अपने पास खुद ही रखनी है। आपने वो क्यों मंगाई है? कस्टमर को नीड को फुलफिल करने के लिए। उसे आगे आपका पर्पस क्या है? बेचने के लिए। आपने इसलिए खरीदी क्योंकि आपने आगे बेचनी है। जो मान लें आप वो अपने ही यूज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, अपने ही ऑब्जेक्टिव के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो गुड्स नहीं माना जाएगा, वो आपकी एसेट्स माना जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एसेट्स क्या होती है। तो गुड्स क्या है? गुड्स का ऐसा पर्पस है जो ऐसी ऐसी वस्तु है जो कि आप पर्पस क्या है उसका? सेल करने का। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है उसका? सेल करने का। कि आपने तभी परचेज किया कि उसका पर्पस सेल करने का है। ठीक है, इसके मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है कि फर्नीचर परचेज इज अ गुड्स फॉर द फर्नीचर डीलर। कार परचेज फॉर आर गुड्स फॉर द कार डीलर। What furniture or cars purchased by the cloth merchant or the fan manufacturer are the assets for them, because these are the items are not meant for the resale in the ordinary course of the business। ये मैंने क्या चीज़ लिखी कि मतलब कार, फर्नीचर, जो मान ले एक क्लॉथ मर्चेंट, एक कपड़े वाला दुकानदार बेच रहा है, या कोई फैन मैन्युफैक्चर उसे मतलब कि बेच नहीं रहा थी, मतलब उसके पास फर्नीचर या कार है, तो उसकी वो एसेट माना जाएगा, क्योंकि उसका असली काम क्या है, उसकी गुड्स कौन सी है। अब भाई शॉपकीपर है जो कि कपड़े वाला है, उसको भाई सामान के उसके लिए क्या गुड्स है, उसके लिए उसके जो कपड़े उसने परचेज किए हुए हैं वो भी सेल करने के लिए वो गुड्स मानी जाएगी। लेकिन जो उसकी जो फर्नीचर रखा हुआ है वहां पे, जो उसकी कार है, वो उसकी एक एसेट है, जैसे कि हमने बात कर चुके हैं ये वाली। तो गुड्स क्या सिंपल सा कि फिजिकल आइटम है एक तरह की जो कि ट्रेड में यूज होती है। हम इसलिए इसको परचेज करते हैं क्योंकि हमें फर्दर इसको सेल करना पड़ता है। हमारा पर्पस क्या है? सेल करने का। तो हमारे यहाँ पे गुड्स भी होगी। तो 22 वाले कौन सी है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? अब स्टॉक के लिए मैं पहले आपको ये वाली लाइन नीचे पढ़ा देता हूँ। स्टॉक मैंने लिखा कि द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, ये आपको बाद में समझाऊंगा, ये पहले ये वाली समझा देता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ द सेल और द अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल इन द बिजनेस आर नोन एज द स्टॉक। अपने गुड्स लेकर आए। गुड्स क्या एक तरह का? गुड्स का सेकंड नाम होता है स्टॉक। स्टॉक क्या? एक क्वांटिटी ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द सेल और द अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल इन द बिजनेस। अब मैं नेक्स्ट शीट पे आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा था? गुड्स। गुड्स हमने क्या बोला आपको? फॉर द पर्पस ऑफ द सेल, हम इसे फॉर द पर्पस ऑफ सेल हम इसे परचेज करते हैं। लेकिन स्टॉक में मैंने क्या बात की? स्टॉक क्या है? स्टॉक एक द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है ये स्टॉक। चाहे ये सोल्ड हो या अनसोल्ड हो, उसे स्टॉक कहा जाता है। अब इसके आगे दो फर्दर पार्ट होते हैं स्टॉक के। पहला ओपनिंग स्टॉक, एंड नेक्स्ट वन आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक जैसे मान लिया आप, एग्जांपल लेते हैं, आपके एक शॉप है और आपके जैसे मान लिया कपड़े की शॉप है, और आप अपने सप्लायर के पास गए और उसे बोला कि भैया मेरे को इतनी क्वांटिटी दे दो कि मैंने आगे ये फर्दर सेल करनी है, मतलब इतनी क्वांटिटी में कपड़े दे दो। जैसे मान लिया हमने 15,000 के कपड़े खरीद लिए सप्लायर से, और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 15,000 के तो अमाउंट हुई, क्वांटिटी जैसे मान लिया हमने कि इसके हमारे आ गए जैसे 50 बंडल्स आ गए। कपड़े तो बंडल्स में आएंगे ना। सप्लायर से हमने 50 बंडल खरीद लिए, क्वांटिटी इसकी जिसका अमाउंट बना हमारा 50 की क्वांटिटी खरीद ली, जिसका अमाउंट बना 15,000।
अब भाई ये हमारा, जैसे मान लें हम 1 जैन को ये सप्लायर से खरीद के आए, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया कि कोई भी सामान जो कि हम सप्लायर से खरीदते हैं और 1 जैन या कोई भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल में खरीदते हैं तो उसे माना जाता है ओपनिंग स्टॉक। अब जैसे मान लें ईयर में पूरे आपने ईयर में इसको सेल किया है, तो बच्चे के आपने 45 सेल कर दिए, बच्चे आपके कितने रिमेनिंग, रिमेनिंग आपके बचे होंगे 5, क्योंकि 50 लिए थे क्वांटिटी, 45 बेच दिए पूरे साल में, बचे कितने 5, तो ये 5 क्या माना जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक और बात, ये जो 5 बचे आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये मतलब साल के दिसंबर में जैसे मान लें बैलेंस शीट में आता है, तो ये हमारा कौन सा बचा क्लोजिंग स्टॉक। अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों आगे आपको बात समझ, कि जो बचा हुआ माल ये हम अब वेस्ट थोड़ी करेंगे, जो नहीं बिका या हम इसको नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे तो उसका लिए क्या बन जाएगा, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक बार फिर से बढ़ा देता हूँ, स्टॉक के क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है जो कि सोल्ड है या अनसोल्ड। अब सोल्ड में केस में कौन सा आ गया, जैसे मान लिया हमने ओपनिंग स्टॉक मंगाया 50 का, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, मतलब कि हमने 50 से गुड्स सप्लायर से मंगाया तो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। पूरा साल भर हमने उसको सेल किए, जैसे मान लिया 45 क्वांटिटी हमारी सेल होगी, तो 5 जो हमारी बची वो क्या होंगी क्लोजिंग स्टॉक। वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिस क्या होते हैं, एक्सपेंसिस इज डेट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे और एक्सपेंसिस भी, अभी एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी मैंने शायद उसको नहीं लिखी हुई है, नेक्स्ट में कवर कर लूंगा। तो एक्सपेंसिस क्या है, एक्सपेंसिस इज दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड क्या बताया था मैंने, कि जो अकाउंटिंग पीरियड जो 12 मंथ का होता है टू अर्न अ रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड सैलरीज, पोस्टेज, पेड्स, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या बताया था, जो कि एसेट पर रिड्यूस करती है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस करती है। आपको वैसे एक्सपेंसेस का पता ही होगा, घर के खर्चे क्या आपके, एक्सपेंसिव मीन खर्चे। वैसे ही बिजनेस के क्या क्या खर्चे हैं, आपने जो मान लिया एम्प्लॉय रखा है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। आपने जो मान लिया कागजी काम रखा हुआ है, जैसे ऑफिस का काम होता है, पोस्टेड पेड, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप अपनी प्रोडक्ट की, आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है, आपका रेंट पेड कर रहे हो, आप क्या और क्या कर रहे हो, आप सामान मंगा रहे हो, कैरेज इन ओवर आउटपुट कर रहे हो, तो ये सब क्या माना जाएगा आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का एक सिंपल सा, दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड टू अर्न अ रेवेन्यू। अब खर्चे क्यों किए जाते हैं, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो वही लाइन में लिखी हुई है। खर्चे खर्चे करने के लिए थोड़ी किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, ये तो सिंपल सी एक्सपेंसेस वाली। नेक्स्ट है हमारी 24 इनकम। ये है इनकम। इनकम के सिंपल सा, द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द इनकम। द इनकम इज एक्सप्रेस्ड एज द इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब मानते हैं आपकी इनकम, मैंने क्या लिखा है वहां पे, एक्सेस। एक्सेस मतलब ज्यादा। जी मान लिया आपकी जो रेवेन्यू है वो आई साल की, आपने जो गुड्स सेल किए वो आई साल की, 50,000 के आपने गुड्स मान लिया सेल कर दिए, और जो आपके खर्चे आए हैं वो कितने हैं, अब मान लेते हैं 40,000 के आपके खर्चे हैं, तो बीच का मार्जिन कौन सा है, 10,000 की आपकी क्या होगी इनकम। सिंपल। रेवेन्यू आपका एक्सपेंसिव बताइए, खर्चे रेवेन्यू बताइए, जो भी आपको कमाई हुई है उससे। तो नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या है, द एक्सेस ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या इंक्रीज करती है, ऑनर इक्विटी। अब पहले इनकम हमने पढ़ा, इनकम में क्या है, एक इनकम एक इनकम में सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन आता है। जैसे मान लिया हम बात करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, पहले आपको इनकम को और थोड़ा एवेलुएट कर दूं। पहले हमने जब मान लिया इन्वेस्टमेंट की, पैसे इन्वेस्टमेंट कितने की, जैसे मान लिया 40,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो हमें उससे रिटर्न जो मिला वो 50,000 का मिला मान लेते हैं, तो हमें कितने की इनकम हुई, 10,000 की। अब हम जी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में क्या आएगा भाई, प्रॉफिट में जैसे मान लिया आपने खर्चे किए हैं, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आपने किया सैलरी का खर्चा 10,000 का, रेंट का किया आपने 20,000 का, 20,000, हाँ। और आपने कौन सा किया खर्चा, जैसे मान लिया आपने पोस्टेज का किया खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का किया खर्चा 5,000 का इसका, 2,000 का इसका,
तो कितना होगा ये 10 और 20 30, 37,000 का आपने टोटल खर्चा किया। और आपने की यहाँ से मान लिया इन्वेस्टमेंट, इनकम आपको आ गई फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से, जो कि आगे मैंने लिख दी क्रेडिट साइड। तो ये जैसे मान लिया इनकम आपको हो गई 50,000 की, यहाँ से आपको इनकम अर्न हुई। तो इसमें से प्रॉफिट कितना बचा, 50,000 की आपको इनकम हुई, आपके इतने खर्चे हुए, इनमें से दोनों माइनस कर दो। जैसे मतलब और मान लेते, पहले एक और लिख देते, इनकम आपको जैसे हुई फॉर द सेल ऑफ फॉर द सेल ऑफ द हाउस, मान लेते हैं आपको ये भी इनकम हुई, तो ये मान ली 10,000 की होगी, वैसे ज़्यादा होगी लेकिन 10,000 की आपको इनकम हुई। जैसे और इनकम मान लेते हैं, कुछ भी अदर इनकम लिख देते हैं, अदर इनकम। जैसे मान ली ये होगी हमारी 20,000 की, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा हुआ 50 10 और 20, ये माना जाएगा 60 और 80। तो यहाँ पे कितना हुआ 37,000, तो 80,000 में से 37,000 कर दो माइनस, तो 43,000 का आपको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया आपको समझ, कैसे होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस में जो भी एक्सेस में होगा, जो रेवेन्यू एक्सेस में होगा तो प्रॉफिट माना जाएगा, जो एक्सपेंसेस एक्सेस में होगा तो लॉस माना जाएगा। सिंपल सा है, फंडा है बस। आगे क्या पढ़ेंगे, गेन। गेन क्या होता है, इट इज एन प्रॉफिट ऑफ द इरेगुलर नेचर। इरेगुलर मतलब कि जो बार बार नहीं होता, रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन और द इवेंट इंसिडेंशियल टू द बिजनेस सच एज द सेल ऑफ द फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। इफ द मशीनरी कॉस्टिंग ₹45, जैसे डॉलर लिखा है, जैसे रुपीज पढ़ लेता हूँ, ₹45,000 इज सोल्ड फॉर द 60,000, देयर इज एन गेन ऑफ 15,000 ऑन द सेल ऑफ द मशीनरी। ये भी सिंपल सा है कि गेन क्या है, गेन एक इरेगुलर एक्टिविटी, ये इंपोर्टेंट लगेगा। गेन क्या है हमारी, गेन एक हमारी इरेगुलर एक्टिविटी है, ये बार बार नहीं होती है, मतलब कि नॉट रेगुलर इन नेचर। जैसे हमने गुड्स सेल की, ये तो बार बार हो गई, सामान रोज बेचते हैं, कस्टमर आते हैं, तो एक होगी, एक तरह की रेगुलर एक्टिविटी होगी। लेकिन जो गेन हमें होता है वो एक इरेगुलर एक्टिविटी माना जाता है। जैसे मान लिया, मैंने आपको एग्जांपल ली थी कि हमारी एक शॉप है क्लॉथ की, और हमने वहाँ पे फर्नीचर भी रखे हुए हैं, हमारी खुद की एसेट्स वहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे मान लिया मैं उस क्लॉथ के फर्नीचर को बेच देता हूँ, एसेट को बेच देता हूँ, मतलब कि सेल कर देता हूँ, वो भी किसमें, गेन में, मतलब कि बेच देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, 10,000 की मैंने उसको खरीदा था, मैं उसको बेचू के कितने में, सेल कितने में किया, मैंने उसको मान लिया 20,000 में मैंने उसको सेल किया, तो 10,000 का क्या हो गया, यहाँ पे हमें गेन हो गया। प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है, प्रॉफिट मतलब कि जो रेगुलर एक्टिविटीज से हमें प्रॉफिट गेन होता है। रेगुलर एक्टिविटीज मतलब जैसे हमारे डेली के खर्चे क्या है, डेली के हमने गुड्स कितने की बेची हैं, तो जो रेगुलर एक्टिविटीज से हम जो भी हमें प्रॉफिट और जो भी हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, हमें उसे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन जो गेन होता है वो इरेगुलर एक्टिविटी होती है, वो कभी कभार होती है, कभी कभार की जाने वाली एक्टिविटीज, उससे हमें गेन होता है। जैसे मान लिया मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर भाई हर रोज थोड़ी बेचते हैं, हमारे वो धंधा थोड़ी है, धंधा होता तो भाई अलग बात होती। तो हम ऐसे हमारा धंधा कौन सा है, यहाँ पे क्लोथिंग का धंधा है, हमने फर्नीचर बेच दिया, जैसे कोई और एसिड बेच दी जो कि गेन में बेची, तो वो आपका क्या है, माना जाएगा गेन, मतलब कि प्रॉफिट में बेची, ज़्यादा अमाउंट में बेची, तो उसे माना जाता है गेन। प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या आएगा, एक सिंपल सी बात है कि इसमें रेगुलर एक्टिविटीज को नोटिस किया जाएगा, लेकिन जो गेन है वो इरेगुलर एक्टिविटीज में होगा। तो नेक्स्ट हमारी लॉस। लॉस जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो रेवेन्यू कम आए और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस होगा बिजनेस को। लॉस इज एन अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस, जो कि मैंने लाइन बोली, ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इज आल्सो ओवर आएगा। वैसे यहाँ पे रुक दो, ओवर, ओवर रेवेन्यू इज आल्सो टर्म एज द लॉस। लॉस डिक्रीज क्या करता है, ऑर्डिनरी इक्विटी। अब इक्विटी क्या बोला, इक्विटी एज सेम एज द कैपिटल। जैसे मैंने अपने पैसा लगाया तो भाई लॉस आपको जब मतलब धंधे में हो रहा था, आपका पैसा डूब ही रहा है एक तरह का, तो लॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है ऑर्डिनर की इक्विटी को। इक्विटी इज सेम एज द कैपिटल। वैसे प्रॉफिट में हमने बात की थी कि प्रॉफिट इंक्रीज क्या करता है, ऑर्डिनर इक्विटी। जैसे हमने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने अपनी इक्विटी या कैपिटल लगाई, तो उससे जैसे मतलब हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ इंक्रीज, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारा कैपिटल क्या होगा, ऑर्डिनर इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एज सिंपल हो गया ये भी।
28 वाली कौन सी है? परचेज। परचेज क्या है? द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन और द परचेज ऑफ द फिनिश गुड्स फॉर द सेल इज कॉल्ड द परचेज। सिंपल सी बात है, जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, या कोई भी आप फिनिश गुड्स यूज कर रहे हो फॉर द सेल, इज कॉल्ड द परचेज माना जाएगा वो। द टर्म परचेज इज यूज फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स, नॉट फॉर द परचेज ऑफ द एसेट्स। जैसे मान लें वही एग्जांपल, क्लॉथ वाला एग्जांपल हो, शॉपकीपर वाला, कि मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए, गुड्स खरीदी, तो क्या कौन सा परचेज की? तो मैंने गुड्स परचेज की, तो मतलब कि मैंने वो आगे रीसेल थोड़ी करनी, वो मेरी एसेट को लिए है। जो कि सिंपल सी बात है दोस्तों, कि जैसे मान लिया परचेज की हमने कोई भी गुड्स, तो वो हमारा पर्पस क्या है उसका? सेल करने का। जब मान लिया उसका पर्पस ही नहीं है सेल करने का, तो उसको मतलब कि हमने अपनी एसेट बनानी है, तो वो हमारी परचेज की कैटेगरी में नहीं आएगी। परचेज मीन्स क्या? जो कि अपने अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए कुछ भी वस्तु खरीदी और आगे उसको, आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बेचने का, तो वो टर्म आई, वो परचेज के टर्म में आएगी। जैसे कि मैंने लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल कोई भी खरीदा प्रोडक्शन के लिए, या कोई भी अपनी फिनिश गुड्स खरीदी, तो वो क्या माना जाएगा? परचेज। सेल भी सबको पता है, सेल इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ द फिनिश गुड्स, द टर्म सेल इज यूज्ड। इट में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। वैसे ही परचेज भी क्या है? कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, ये भी आप लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। तो लास्ट वाली कौन सी है? रिसिप्ट। ये भी इसमें बात याद रखना, पहले सेल में क्या है? सेल फॉर द कौन सी? गुड्स को सेल करना, नॉट फॉर एसेट्स। गुड्स और एसेट में आपको फर्क पता है? गुड्स हम पर्पस क्या है उसका? सेल करने का। एसेट क्या है हमारा पर्पस? हमें बिजनेस में उसको यूज करने का। ठीक है। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब रिसिप्ट एक ऐसी चीज है आपके पूरे धंधे में, या आपके पूरे पास कितने पैसे आ गए हैं। इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब कि या आना बाकी है या रिसीव हो गया है, चाहे आप उसको एसेट बेचो, चाहे गुड्स बेचो, सर्विस बेचो। अब इसमें एसेट्स भी आ गई, ये इंपॉर्टेंट लेना कि इसमें अब एसेट्स भी आ रही हैं। रिसिप्ट का मतलब कि आपको कितना आपको अर्निंग हुई है एक तरह की। अब जैसे मान लिया आप जानना चाहते हो, आपका बिजनेस है कि मेरे को पूरे साल में कितनी टोटल अर्निंग हुई, चाहे मैं टोटल उसका मतलब कि मैं अपने एसेट्स देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी की बेची, या मैं अपनी गुड्स देखना चाहता हूँ, अपनी सर्विस देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी की सर्विस बेची है पूरे साल में, तो उसे क्या माना जाएगा? रिसिप्ट। जब भी आपका अमाउंट उसकी रिसीव होगी। देयर इज अ नीड टू मेक अ प्रॉपर डेस्टिनेशन बिटवीन दी सच फ्लो। ये टू कैटेगरी में पार्ट होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? वही नेचर की जो रेगुलर ही होता है, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है वो इरेगुलर इन नेचर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें कि ये रेगुलर नेचर का है और ये हमारा इरेगुलर है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? सामान आ रहा है, बेच रहे हो, या कुछ भी खर्चा जो कि डेली डेली मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो कर रहे हो, खर्चे नहीं, जो कि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में अर्न कर रहे हो, वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या मतलब? विच आर द नॉट इन द रेवेन्यू नेचर। सिंपल सी बात है, जो कि रेवेन्यू नेचर नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। जैसे मैंने सेल ऑफ मशीनरी कर रहे हो, अपनी बिल्डिंग बेच रहे हो, तो भाई ये मान लो आपका क्लोथ का बिजनेस, आप डेली डेली थोड़ी आप बिल्डिंग बेच सकते हो, कोई भी अपनी एसेट्स थोड़ी डेली डेली बेच सकते हो। बिल्डिंग को डेली डेली बेचने वाला वो वही काम कर सकता है जो कि रियल एस्टेट में होगा। उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है? जो कि बिल्डिंग बेचना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लें एक बताता हूँ चीज़, रियल एस्टेट, जो कि लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोज बेचते हैं, रोज खरीदते हैं, बेचते सेलते हैं, तो उसको क्या, उसके लिए क्या होता है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। उसके लिए कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल उसके लिए क्या होगा? जब वो अपनी ही कोई एसेट्स, जो कि जो कि उसने प्रॉपर यूज उसका किया और वही उसको मतलब कि साल भर उसका यूज किया और उसको कभी कभार बेचता है, कि जैसे मैं 2 साल के बाद बेचता कोई भी एसेट, या 3 साल के 4 साल के बाद, तो वो उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। छोटी सी एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे मैंने क्लोथ का बिजनेस है, वही कि रेवेन्यू रिसिप्ट उसके लिए क्या है? जब आप सामान बेच रहे हो, आप कोई भी छोटी सी एसेट बेच रहे हो डेली अपनी, तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी? जैसे मैंने अपनी उस मशीनरी बेची, अपना कैटलॉग्स बेचा, मशीनरी अब भाई साल भर यूज की, उसके बाद बेच दी, फिर से ले आया, फिर से यूज की, फिर से बेच दी, साल भर नहीं 10-10 साल वाली बेच रहे हो आप, तो वो क्या मानी जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टर्म्स समझ आ रही होंगी। ये हमने आज 10 और कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जब ये पूरी 50 टर्म्स हो जाएंगी व्हाट्सएप अपने चैनल पे। तो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।